अच्छी ग़िज़ा महंगी दवाओं से बेहतर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आज बना रही थी रात के खाने के लिए देसी मुर्गी का शोरबा। वैसे तो इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, मतलब यानी कि जितना सिंपल चाहें, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अपना देसी टच यानी कि कराची वाला टच डाल रही हूँ, क्योंकि हम हैं कराची वाले और कराची वाले बेचारे देसी मुर्गी, देसी अंडे, देसी घी मुंह को भी नहीं लगा हुआ, यानी कि टेस्ट वाइज भी नहीं हज़म होता और बेली वाइज भी नहीं हज़म होती, यानी कि डाइजेस्ट करना भी इतनी ज़्यादा देसी चीज़ों को मुश्किल है, यानी ऑर्गेनिक चीज़ों को हज़म करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पेट को आदत नहीं है ना। लेकिन खैर, जब से हम यहाँ लाहौर आए हैं तो ये होता है कि ये सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप शॉप से ले रहे होते हैं ना, तो वो चीना मुर्गी कहलाती है, जो कि होती है उसकी ब्रीड देसी होती है, लेकिन उसको जो फीड होती है वो फार्मी मुर्गी वाली दी जाती है, ताकि वो जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए। लेकिन ये वाली जो चिकन मैं आज बना रही हूँ जिसका शोरबा, ये बिल्कुल प्योर देसी चिकन है, और इसको आप चूज़ा या बेबी चिकन भी कह सकते हैं। और ये जितनी छोटी होगी ना, उतनी आसानी से गल भी जाएगी और टेस्ट भी इसका अच्छा होगा। और अगर ये सख्त मतलब बड़ी होगी एज वाइज, कुकर सही माने में बन चुका होगा वो मुर्गा, तो फिर उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, और आप उसको बेशक कुकर में ही गला लें, मजा लगे वो टस से मस भी हो जाए। तो खैर, मैंने इसको देगची में ही बनाया है, और मैंने हल्का सा तेल डाला था ताकि चिकन जो है वो भूनते टाइम नीचे ना लग जाए। और इसमें फिर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हल्दी डाली है अभी, ताकि थोड़ा सा हल्दी का कलर आए, तो चिकन का कलर थोड़ा येलो पर हो जाए। और मैंने जो मसाले हैं, गरम मसाले, खड़े गरम मसाले, उनको ऐसे नहीं डाला बल्कि पोटली बना के डाला है। और साथ में 2 तेज़पात डाला है, 1 प्याज डाली है मोटे मोटे काट के, और ये ज़रा सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है कलर के लिए, क्योंकि इतनी हल्की सी लाल मिर्च का फ्लेवर तो आएगा नहीं, टेस्ट आएगा नहीं, बस इसका कलर थोड़ा सा आ जाएगा। और लहसुन अदरक मैंने इसमें ज़्यादा डाला है। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपने देसी चिकन बनाया हो तो आपको पता, आपको, और फार्मी, तो इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा ये है कि फार्मी चिकन ज़्यादा स्मेल करती है, यानी कि उसमें बिसैन बू जो होती है वो ज़्यादा आती है बनिस्बत देसी चिकन के। तो खैर, मैंने इसमें ज़्यादा सा पानी डाल के और उसको छोड़ दिया है। और मुझे ऐसे खाने बनाना बहुत अच्छा लगता है, जिसको बनाने के लिए मुझे उसके सर पे सवार नहीं रहना पड़े, आप उसको चढ़ा के छोड़ दें और अपने दूसरे काम निपटा लें। तो इस टाइम पे जो है ना, ये अभी हो रहा है वैसे शाम का टाइम, और दिन में हमारी लाइट गई हुई थी। तो जो मेरा लॉन्ड्री रूम है ये यूपीएस पे कनेक्टेड नहीं है, तो इस कमरे की लाइट या वॉशरूम की लाइट नहीं ऑन होती। तो अभी जब लाइट आई थी तो मैंने कहा आज मुझे लॉन्ड्री नहीं किया करनी थी, मैंने आज दिन में लॉन्ड्री नहीं की थी, क्योंकि मुझे अपना वॉशिंग मशीन साफ़ करना था। तो जब लाइट आई तो मैंने कहा चलो, साथ में सालन मैं चढ़ा चुकी थी, तो पीछे में मैं ये काम भी कर लेती हूँ साथ साथ। और जो मेरा लॉन्ड्री रूम है, इसमें मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, जिसमें वॉशरूम क्लीनिंग के लिए अलग से है, और सर्फ के लिए अलग बकेट है, और डिटर्जेंट्स के लिए अलग मैंने बकेट्स बना के रखे हुए हैं। ये सारे ऑर्गेनाइजर्स पहले जिस घर में हम वहाँ रहते थे, तो वहाँ मैंने अपने वॉशरूम्स में रखे हुए थे, तो फिर से वो मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, बल्कि यहाँ वाले घर में मैंने इसको लॉन्ड्री रूम में रखा है। और ये जो लॉन्ड्री रूम मैंने बनाया है, ये एक्चुअली सर्वेंट क्वार्टर का, सर्वेंट रूम का वॉशरूम है, जिसको मैं एज अ लॉन्ड्री रूम अपना यूज़ करती हूँ। और लोफ़ा जो है बेस्ट है सफाई के लिए, इस तरह की चीज़ों के जैसे स्क्रबिंग करने के लिए ना, क्योंकि बहुत हार्श भी नहीं होता और बहुत माइल्ड भी नहीं होता, बेस्ट होता है। मैं बकेट वगैरह धोने के लिए या अपने इसके लिए वॉशिंग मशीन क्लीनिंग के लिए लोफ़ा यूज़ करती हूँ। और रेगुलर बेस पे नहीं इस तरह से मैं क्लीनिंग करती। वैसे ऑल्दो अगर आप चाहें तो हायर वाले की या एलजी जिसकी भी ऑटोमेटिक मशीन है, आप इनकी सर्विस सेंटर कॉल करके उनसे ये सर्विस ले सकते हैं। वो घर पे आके आपका टब क्लीन कर जाते हैं, और 2000 इसके चार्जेस होते हैं। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। 3 साल मुझे हो गए हैं वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हुए, और मैं इसको ख़ुद ही क्लीन कर लेती हूँ। और स्वैप है ये ब्लीच, जिससे मैं हल्का सा इस पर ड्रॉप डालूँगी और थोड़ी देर इसको छोड़ के फिर इसको लोफा से और ब्रश से साफ़ कर लिया।
बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। और ये फ़िल्टर्स जो होते हैं ये सर्दियों में तो ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि वुलन कपड़ों की वजह से उसके वूल्स इसमें ज़्यादा अटैच होते हैं, फ़िल्टर होके इसमें आ जाते हैं। लेकिन गर्मियों में इतनी ज़्यादा नहीं होते, तो इसलिए मैंने इसको अभी जो साफ़ किया है, ये तकरीबन 4-5 महीने के बाद मैंने इसकी क्लीनिंग की है। और इसी तरह से मैं लोफ़ा पे थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है सर्फ का और ब्लीच का, ये बनाकर और इससे मैं इसके अंदर का टब पूरा क्लीन कर लूँगी, फ़िल्टर की वॉल्स क्लीन कर लूँगी इस तरह से मैं। और हाँ, मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो मशीन है वो पावर ऑफ हो। यह सर्फ और सॉफ्टनर के लिए जो ट्रे होती है, इसमें भी इसी तरह से पानी के जो है ना स्टेन्स आ जाते हैं, क्योंकि क्लोरिनेटेड वाटर है यहाँ पर, थोड़ा सा आई थिंक हार्ड वाटर इसे कह सकते हैं आप। तो इसको अगर आप फिर छोड़ दें, क्लीन ना करें, तो फिर वो इस तरह से स्टेन्स आ जाते हैं। तो मैं इसको 4 से 5 महीने के बाद इस तरह से इसकी पूरी ओवरऑल क्लीनिंग कर लेती हूँ। और ये सबसे अच्छा फाइबर क्लॉथ का ग्लव्स या डस्टर जो भी आप ले लें, बेस्ट है क्लीनिंग के लिए। अच्छा, क्लीनिंग तो मैं करती रहूँगी, साथ साथ मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अभी रिसेंटली, वैसे मैं नॉवेल्स लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये हिकायत पढ़ी थी, तो आपने पूरी सुननी है और फिर इसका जवाब भी देना है। तो हिकायत कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक मुल्क के बादशाह ने अपने बेटे की शादी की। और जब उसने उसकी शादी की, तो उसका ख़्याल था कि जिस लड़की को वो अपने बेटे के लिए चुनेगा, वो बहुत खुश होगी और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेगी। लेकिन बादशाह का ये ख़्याल गलत साबित हुआ, और जब वो लड़की शहज़ादी बन के महल में आई, तो उसमें कोई खुशी की बात ही नहीं थी। ना उसके चेहरे से कोई खुशी झलकती थी, ना उसके अंदाज में कोई जोश था, वलवला था। तो बादशाह को समझ ही ना आए कि क्या वजह है कि ये मेरे इतने खूबसूरत शहज़ादे के साथ खुश नहीं है। उसने मुख्तलिफ़ तबीब को बुलाया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तबीयत भी ठीक है और सेहत भी इनकी अच्छी है। लेकिन बादशाह को समझ ही ना आए। फिर कुछ टाइम के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। जब बादशाह का इंतकाल हुआ, तो शहज़ादे ने अपने मुशीरों से मशवरा किया कि मेरे वालिद तो इंतकाल कर चुके, लेकिन मैं अब क्या करूं, या तो ये मुझसे खुश हो जाए या फिर मैं इसको छोड़ दूं। तो लोगों का ख्याल था, मुशीरों का, कि अब तो आप बादशाह बन चुके हैं, इसलिए ये तो अब ज़रूर खुश होगी, क्योंकि हो सकता है पहले ये शहज़ादी थी, इसको शहज़ादी बनना इतना अच्छा ना लगता हो जितना अब ये मलका बन के खुश होगी। और जब ये मलका बन जाएगी, तो ये सिर्फ आपकी मलका नहीं है, तो पूरे मुल्क की मलका बन जाएगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो अब आप परेशान ना हो, आप देखिएगा ये कितनी खुश होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसकी जो अफसरदगी थी, जो उसकी बेज़ारी थी, वो वैसे की वैसे ही थी। अच्छा, इसी टाइम पे क्या होता है कि बादशाह के इंतकाल के ताज़ियत के लिए लोग आते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से। और बादशाह ने अपने मुल्क में तालीम के ऊपर बड़ा काम किया होता है, तो बहुत सारे उसके ताज़ियत करने के लिए जो आते हैं, उनमें उल्मा और दानिश्वर और अदीब शामिल होते हैं। तो एक आलिम आते हैं, वो ताज़ियत भी करते हैं और साथ साथ कहते हैं कि मुझे आज इतने बड़ा आलिम बनाने में आपके बादशाह सलामत का, आपके वालिद हुजूर का हाथ है, वरना अगर वो मुझ पे अपना दस्ते शफ़क़त ना रखते तो मैं इतना बड़ा आलिम ना बनता। जब उन्होंने बादशाह ने, जो अब बादशाह शहज़ादा बादशाह बन चुका था, जब उसने ये सुना कि अच्छा मेरे वालिद ने इस पे एहसान किया है, तो उसने कहा चलो अब एहसान को चुकाने का वक्त आ गया। और उसने कहा कि अगर तुम ये बता दो मुझे कि मेरी मलका क्यों नहीं खुश होती और इनकी खुशी का राज, इनको खुश करने का राज क्या है, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अब जब वो ये सुनता है, तो वो तो बड़ा परेशान होता है कि मैंने खामखा बादशाह की तारीफ में इतने पुल बांध दिए कि मेरी अपनी ही गर्दन पकड़ में आ गई। तो फिर वो क्या करता है कि बादशाह से वक्त मोहलत मांगता है कि मुझे कुछ मोहलत दीजिए, ताकि मैं इसका वजह इसकी मालूम कर सकूं। बादशाह उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास 1 माह की मोहलत है, तुम 1 माह में ये मसला हल करके लाओ। अब वो नगर नगर कूचा कूचा घूमता है, लेकिन उसे कहीं से भी अपने सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं मिलता। एक दिन वो बेचारा आलिम जो है, वो जंगल से गुज़र रहा होता है, तो उसे वहाँ पर एक चुड़ैल मिलती है। वो चुड़ैल उसको पकड़ लेती है। अब वो कहता है कि मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, कहती है वजह, तो वो उसको अपना
परेशानी का सबब बताता है। तो वो कहती है चुड़ैल उससे कि अगर तो तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगी, वरना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आलिम सोचता है कि मेरी तो ऐसे भी जान मुसीबत में है, अगर इसे शादी कर ली और इसने मसला का हल बता दिया तो कम से कम मेरी जान बख्शी हो जाएगी, इससे मैं फिर किसी तरह निजात हासिल कर लूँगा। और वो उससे शादी कर लेता है। जब वो उससे शादी कर लेता है तो वो उससे सवाल करती है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसी मैं अच्छी लगती हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं हर वक्त चुड़ैल बन के रहूँ या तुम चाहते हो कि मैं कभी चुड़ैल और कभी परी बन जाऊँ। तो वो सोचता है कि अगर ये दिन में चुड़ैल बनी तो मेरा दिन कैसे गुजरेगा, और अगर ये रात में चुड़ैल बनी तो मेरी रात कैसे कटेगी। आखिर में थक हार के आलिम कहता है कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम चुड़ैल बन जाओ और जब तुम्हारा दिल चाहे तुम परी बन जाओ। चुड़ैल आलिम के जवाब से इतना खुश होती है कि कहती है कि मैं अब हमेशा परी बन के रहूँगी और तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगी। जब आलिम उसका ये जवाब सुनता है तो उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाता है और वो दौड़ा दौड़ा जल्दी से बादशाह के हुजूर हाजिर होता है। बादशाह सलामत से कहता है कि अपनी जान की अमान पाऊँ तो आपके सवाल का जवाब देने आया हूँ। बादशाह जो पहले ही बहुत परेशान होता है वो कहता है हाँ जल्दी जवाब दो, मैं तो तुम्हारा कब से मुंतज़िर था। वो कहता है बादशाह सलामत, औरत चाहे चुड़ैल हो या इंसान हो, परी हो या मुलाजिम हो, मलका हो या शहजादी हो, वो सिर्फ अपनी मर्जी करना चाहती है। अगर आप उसको उसकी मर्जी करने देंगे तो वो हमेशा खुश रहेगी और आपको भी खुश रखेगी। तो ये था उसके सवाल का जवाब और ये वजह थी उसकी मलका की नाराज़गी की या अफसरदगी की। तो जनाब ये तो हो गया इस कहानी का एक जवाब। इस कहानी का मोरल क्या था? मोरल ये था कि शाह से ज़्यादा कभी शाह के वफ़ादार नहीं बनना चाहिए। अगर वो ताज़ियत करने आए थे और आम अदीबों की तरह, ख़तीबों की तरह, आलिमों की तरह सिर्फ उनके वालिद यानी कि बादशाह सलामत के इंतकाल पर ताज़ियत और अफसोस करके चले जाते तो उनकी जान चुड़ैल के हाथों ना फंसती। लेकिन चूँकि उन्होंने झूठे कसीदे पढ़ने शुरू किए बादशाह सलामत की शान में, तो फिर वो अपनी ज़बान के जाल में ख़ुद फंस गए। तो ये कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी और हिकायत? ये मेरी कहानी नहीं है, सॉरी, हिकायत है। मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि ख़वातीन को ज़रूर समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी और वो एग्री भी इससे करेंगी। अच्छा, ये जो थी ना, मैंने हलीम जब बनाई थी तो मैंने नान मंगवाई थी और मैं नान या बंस या ब्रेड वगैरह को फ्रिज में नहीं रखती। जब अगर ज़्यादा मंगवा लूँ या बच जाएँ तो मैं उनको फॉइल में पैक करके फ्रीज़ कर देती हूँ। अभी मैंने निकाल के थोड़ी देर पहले डिफ्रॉस्ट किया और मैं इसको तवे पर हल्का सा गर्म कर लूँगी और ये बिल्कुल फ़्रेश हो जाती है। अगर आप बन या ब्रेड को भी इस तरह से रखना चाहें तो आराम से आप उसको सेव कर सकते हैं फ्रीज़ करके। सर्व करने से 5-6 मिनट पहले मैंने इसमें काली मिर्च और गरम मसाला डाला था और जब मैंने इसको सर्व किया है तो इस पे अदरक और हरी धनिया, ये दोनों चीज़ों से इसको गार्निश किया। साथ में मैंने लेमन दिया है और आपका दिल चाहे तो आप इसको फुल्के के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, दोनों तरह से बहुत अच्छा बना था और बहुत अच्छा लगता है। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।